सुनने वालों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका रेडियो पाठशाला के इस विशेष एपिसोड में, जहां इतिहास बोलता है, राष्ट्र की आत्मा गूंजती है। आज आप सुनने जा रहे हैं उस महापुरुष की अमर गाथा, जिन्होंने टुकड़ों में बटे भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, जिनके नेतृत्व में 562 रियासतें एक देश में बदल गईं। ये कहानी है उस महानायक की, जिनका नाम सुनते ही राष्ट्रवाद का भाव जाग उठता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध ये व्यक्तित्व केवल एक नेता नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत के शिल्पकार थे। आइए चले एक ऐसी यात्रा पर जहां संघर्ष है, संकल्प है और सेवा का बलिदान है। प्रस्तुत है सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत की एकता का निर्माता, सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। चलिए आरंभ करते हैं भारत माता के इस सच्चे सपूत की कहानी। अध्याय 1, जन्म और बचपन, 1875 दन 1890। ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने बिखरे हुए भारत को एकता के सूत्र में पिरोया, जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, अनुशासन और निर्भीक नेतृत्व ने उन्हें लौह पुरुष बना दिया। चलिए शुरुआत करते हैं उस महामानव के जीवन की, जिसे हम सम्मान से कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाडियाड गांव की सुबह 1875 का वर्ष था। गुजरात के एक छोटे से गांव नाडियाड में एक बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर भारत के इतिहास में अमर होने वाला था। जन्म तिथि थी 31 अक्टूबर 1875। उनका पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। उनके पिता झावेर भाई पटेल एक साधारण किसान थे और माताजी लाडबाई धार्मिक और अनुशासित महिला थीं। वल्लभ भाई का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति और आत्मसम्मान संस्कारों में रचे बसे थे। उनके पिता 1857 की क्रांति में भी शामिल हो चुके थे। बचपन में ही दिखने लगे थे नेतृत्व के लक्षण। वल्लभ भाई बचपन से ही शांत, गंभीर और साहसी स्वभाव के थे। जब बच्चे खेलते थे तब वल्लभ भाई कुछ दूर खड़े होकर उन्हें नेतृत्व दे रहे होते थे। कभी किसी अन्याय को देखकर वे चुप नहीं रहते। अगर कोई कमजोर बच्चा सताया जाता तो वल्लभ भाई सबसे पहले उसके बचाव में खड़े हो जाते। उनकी आंखों में एक अलग तेज था, एक अलग निर्णय क्षमता थी। शिक्षा की कठिन राह। वल्लभ भाई की शिक्षा की राह आसान नहीं थी। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में कई बार ऐसा भी हुआ कि उनके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कभी दूसरों से उधार लिए बिना खुद मेहनत करके अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्हें किताबें उधार लेकर पढ़ने की आदत थी और वे एक ही बार में पाठ याद कर लेते थे। उनका सपना था बैरिस्टर बनना, लेकिन परिस्थितियां आसान नहीं थीं। मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल। वल्लभ भाई अपने छोटे भाई विट्ठल भाई पटेल के साथ मिलकर खेतों में काम करते और फिर स्कूल जाते। बचपन में ही उन्होंने जीवन का ये मंत्र सीख लिया था, कभी किसी पर निर्भर मत रहो, अपना रास्ता खुद बनाओ। कई बार वे अपने शरीर में तकलीफ होने के बावजूद स्कूल जाया करते थे। कभी कभी तो बुखार में भी उन्होंने परीक्षा दी और प्रथम स्थान प्राप्त किया। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व। वल्लभ भाई एक जिम्मेदार पुत्र थे। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा को अपना धर्म समझा। उनके बड़े भाई विट्ठल भाई पढ़ाई के लिए बाहर गए तो वल्लभ भाई ने घर का पूरा भार संभाला। उन्होंने कभी अपने दुखों का रोना नहीं रोया, बल्कि हर कठिनाई को चुनौती समझकर स्वीकार किया। एक सच्चे स्वाभिमानी बालक की पहचान। एक घटना बेहद प्रसिद्ध है। जब एक बार वल्लभ भाई को किसी अंग्रेज अधिकारी ने अपमानजनक भाषा में बुलाया तो उन्होंने उस अधिकारी को स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, मैं पहले इंसान हूं, फिर छात्र, सम्मान सभी को देना चाहिए। उस समय के हिसाब से ये बात करना बेहद साहसिक था। इस अध्याय का सार। वल्लभ भाई पटेल का बचपन भले ही कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उन्हीं संघर्षों ने उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाया। वे न सिर्फ स्वाभिमानी थे, बल्कि हर मोड़ पर अनुशासन, परिश्रम और आत्मबल से प्रेरणा लेते थे। एक लौ जो बचपन में जल चुकी थी, वो धीरे धीरे क्रांति की मशाल बनने वाली थी। अध्याय 2, शिक्षा और वकालत का सफर, 1890-1910। कहते हैं, अगर किसी लक्ष्य को ठान लिया जाए तो परिस्थितियां मायने नहीं रखती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी
कठिन हालात में पढ़ाई की और आगे चलकर एक बेहतरीन बैरिस्टर बने। गुजरात में प्रारंभिक शिक्षा। वल्लभ भाई ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के करमसद, पेटलाद और फिर नाडियाड में पूरी की। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और हमेशा स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी पर भरोसा रखते थे। वे स्कूल में चुपचाप बैठते थे, लेकिन जब शिक्षक कोई कठिन प्रश्न पूछते तो उनका उत्तर तुरंत देने में सक्षम रहते। मैट्रिक के बाद का निर्णय। मैट्रिक परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई करने का निर्णय लिया, परंतु उस समय उनके पास ना समय था ना पैसे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई शुरू करने से पहले कुछ वर्षों तक स्वतंत्र रूप से प्रैक्टिस की। बिना किसी डिग्री के वे केस की तैयारी खुद करते और अपने ज्ञान से केस जीत भी जाते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और निडरता से लोग प्रभावित होते गए। पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन। इसी बीच उन्होंने शादी कर ली और 2 बच्चों के पिता बने, मणिबेन और दहिया भाई। उनकी पत्नी झवेरबाई एक साधारण, स्नेही और धार्मिक स्त्री थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका वैवाहिक जीवन लंबा नहीं चला। 1909 में झवेरबाई का निधन हो गया। उस समय वल्लभ भाई इंग्लैंड जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बच्चों की देखभाल को प्राथमिकता दी और यात्रा स्थगित कर दी। बैरिस्टर बनने का सपना। कुछ वर्षों बाद वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई को इंग्लैंड पढ़ने भेजा, परंतु जब विट्ठल भाई ने उन्हें इंग्लैंड बुलाया तो उन्होंने एक चौंकाने वाला निर्णय लिया। अब मेरी बारी है। वल्लभ भाई ने खुद ही अंग्रेजी भाषा और कानून की गहन तैयारी की। काफी संघर्षों के बाद वे 1910 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। लंदन में शिक्षा और अनुशासन। वल्लभ भाई इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल लॉ कॉलेज में दाखिल हुए। उन्होंने 36 महीने का कोर्स महज 30 महीनों में पूर्ण कर लिया। ये उनकी मेहनत, अनुशासन और लगन का प्रमाण था। कक्षा में वे हमेशा अव्वल रहते और पढ़ाई के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान में भी आगे रहते। उन्हें कॉलेज में द आयरन स्टूडेंट कहा जाने लगा। स्नातक और स्वदेश वापसी। 1913 में वे भारत लौटे, एक योग्य और सम्मानित बैरिस्टर के रूप में। उन्होंने अहमदाबाद में प्रैक्टिस शुरू की। उनकी वकालत निष्पक्ष, साहसी और प्रभावी थी। कुछ ही वर्षों में वे अहमदाबाद के प्रमुख वकीलों में गिने जाने लगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और जल रहा था। हालांकि वे न्याय की रक्षा कर रहे थे, लेकिन उन्हें महसूस होने लगा था कि कानून की सीमाएं हैं और देश को आज़ादी सिर्फ कोर्टरूम से नहीं मिलेगी। अब वे एक ऐसे मोड़ पर थे जहां जीवन उन्हें एक बड़े उद्देश्य की ओर बुला रहा था। इस अध्याय का सार। सरदार पटेल ने साबित कर दिया कि परिश्रम, आत्मविश्वास और संकल्प के बल पर कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। वे न सिर्फ एक सफल बैरिस्टर बने, बल्कि एक सशक्त सोच वाले नागरिक भी। पर अब उनकी जिंदगी का असली अध्याय शुरू होने वाला था। राष्ट्र सेवा और क्रांति का। अध्याय 3। राष्ट्रभक्ति की शुरुआत 1910 से 1920। एक बैरिस्टर का जीवन आरामदायक हो सकता है, लेकिन जब हृदय में देशभक्ति की ज्वाला जल उठे तो वो सब कुछ त्याग कर राष्ट्र के पथ पर चल पड़ता है। सरदार पटेल भी अब उसी मोड़ पर खड़े थे। बैरिस्टर से जननेता की ओर 1913 में जब वल्लभ भाई पटेल इंग्लैंड से लौटे तो उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की। कुछ ही समय में वे अहमदाबाद के सबसे सफल वकीलों में गिने जाने लगे। उनके पास धन, सम्मान और सुख सुविधाएं थीं, लेकिन देश की हालत देखकर उनका मन बेचैन था। भारत में ब्रिटिश राज का अत्याचार, किसानों की दुर्दशा और आम जनता की पीड़ा, इन सब ने उनके हृदय में एक नई आग जलाई। महात्मा गांधी से पहली भेंट 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उनका नाम धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा। 1917 में एक स्थानीय कार्यक्रम में वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से हुई। ये मुलाकात साधारण नहीं थी, ये 2 महान आत्माओं का मिलन था। वल्लभ भाई गांधी जी के विचारों से बेहद प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने शुरुआत में थोड़ी दूरी बनाए रखी। वे पहले गांधी जी के तरीकों को समझना चाहते थे। न्याय की सीमाएं और असली लड़ाई का एहसास पटेल ने महसूस किया कि केवल वकालत के जरिए वे देश को न्याय नहीं दिला सकते। उनके सामने 2 रास्ते थे, एक सफल वकील बने रहना या फिर देश के लिए सब कुछ त्याग देना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। अब वल्लभ भाई सिर्फ बैरिस्टर नहीं, देशभक्त बनने जा रहे थे।
किसानों की पीड़ा से जागी अंतरात्मा 1917 में खेड़ा जिले में भयंकर अकाल पड़ा। ब्रिटिश सरकार किसानों से कर माफ नहीं कर रही थी, हालांकि फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह की योजना बनी। वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन के मुख्य संगठक बने। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों को संगठित किया, उनके अधिकार समझाए और हिम्मत दी कि वे अन्याय का विरोध करें। खेड़ा सत्याग्रह पहला बड़ा कदम। पटेल ने प्रभावशाली नेतृत्व दिखाया। वे किसानों के बीच एक नेता नहीं, एक परिवार का सदस्य बनकर पहुंचे। उनके भाषण, साहस और सूझबूझ ने आंदोलन को व्यापक समर्थन दिलाया। अंततः सरकार झुकी और कर माफ करना पड़ा। वल्लभ भाई अब सिर्फ वकील नहीं, जनता के नेता बन चुके थे। एक ऐसे नेता जो उनके साथ खड़ा था। ब्रिटिश सरकार को खुली चुनौती। खेड़ा सत्याग्रह के बाद पटेल का नाम दूर दूर तक फैल गया। गांधी जी ने उन्हें पहली बार सरदार कहकर संबोधित किया। सरदार पटेल अब स्वतंत्रता संग्राम के मैदान में उतर चुके थे। पूरा समय, पूरी शक्ति अब राष्ट्र के नाम। उन्होंने अब वकालत छोड़ दी और गांधी जी के आंदोलन में पूर्ण रूप से जुड़ गए। नेतृत्व के गुण उभरने लगे। सरदार पटेल ने कई गांवों का दौरा किया, लोगों से सीधे संवाद किया। उनकी भाषा सरल थी, शैली स्पष्ट और व्यवहार अत्यंत विनम्र। लोग उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानने लगे। वे आदेश नहीं देते, प्रेरित करते थे। इस अध्याय का सार सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये दशक परिवर्तन का दशक था, जहां एक सफल वकील ने अपने देश को चुना और संघर्ष के मार्ग पर चल पड़ा। अब भारत को एक लौह पुरुष मिल चुका था जो अन्याय को चुपचाप सहना नहीं बल्कि सामना करना जानता था। अध्याय 4 खेड़ा सत्याग्रह और जननायक की छवि। नेता वही होता है जो जनता के बीच रहकर, उनकी भाषा बोलकर, उनके दर्द को अपना समझकर कार्य करे। खेड़ा सत्याग्रह ने वल्लभ भाई पटेल को ऐसा ही जननायक बना दिया। खेड़ा की त्रासदी, किसान की पुकार। वर्ष था 1918। गुजरात का खेड़ा जिला एक भीषण अकाल की चपेट में था। किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी थीं। घर में न अनाज था, न पशुओं के लिए चारा। परंतु ब्रिटिश सरकार कह रही थी, कर, टैक्स देना ही होगा। लोग रो रहे थे, दर दर भटक रहे थे। सरकार सुनने को तैयार नहीं थी। वल्लभ भाई का फैसला। अन्याय के खिलाफ खड़ा होना। इस समय गांधी जी ने सुझाव दिया कि सत्याग्रह का सहारा लिया जाए, लेकिन इस आंदोलन को जमीन पर सफल बनाने के लिए एक संगठक चाहिए था, और वो थे वल्लभ भाई पटेल। पटेल ने जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों को एकजुट किया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि डरो मत, अगर तुम एकजुट हो तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। एकता और साहस का संदेश। वल्लभ भाई ने कहा, अगर तुमने कर नहीं दिया और कोई भी डर के कारण चुका बैठा तो आंदोलन हार जाएगा, लेकिन अगर सब ने एकजुट होकर मना कर दिया तो सरकार झुकेगी। उन्होंने जनता को संगठित किया, शिक्षित किया और आत्मबल दिया। सत्याग्रह का आरंभ। सत्याग्रह शुरू हुआ। किसानों ने तय किया, जब तक हमारी स्थिति नहीं सुधरेगी, हम कर नहीं देंगे। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को धमकाया, जमीनें जब्त की, मवेशी उठवा लिए, लेकिन कोई नहीं डरा। वल्लभ भाई ने अपने कार्यकर्ताओं की टीम तैयार की। हर गांव में लोगों को समझाया गया कि कैसे अहिंसक रहकर आंदोलन चलाना है। सरदार पटेल की रणनीति। सरदार पटेल बेहद सटीक रणनीतिकार थे। उन्होंने गांवों की सूची बनाई जिन पर सरकार सबसे ज्यादा जोर डाल रही थी। उन क्षेत्रों में खुद जाकर किसानों को समझाया, ये लड़ाई सिर्फ खेड़ा की नहीं है, ये लड़ाई पूरे भारत के किसानों की है। उनकी ये बात सीधी दिलों तक पहुंची। जनता का विश्वास। एक ऐसा क्षण आया जब जनता ने कहना शुरू किया, हमारा नेता कोई बाहरी नहीं, अपना पटेल है। लोग उन्हें अब सरदार कहने लगे। उन्होंने अपने लिए नहीं, जनता के लिए लड़ाई लड़ी। आंदोलन की जीत। 3 महीने बाद सरकार ने घुटने टेक दिए। खेड़ा जिले के कई गांवों में कर माफ कर दिया गया। सरकार ने कहा कि जिनकी फसल बर्बाद हुई है वे कर से मुक्त हैं। ये थी अहिंसा की जीत। ये थी जननेता की पहली विजय। वल्लभ भाई से सरदार तक
खेड़ा आंदोलन ने उन्हें न सिर्फ पहचान दी, बल्कि जनता के बीच विश्वास, प्रेम और सम्मान भी दिलाया। अब वे सिर्फ एक नेता नहीं, जन जन के सरदार बन चुके थे। इस अध्याय का सार: खेड़ा सत्याग्रह ने साबित किया कि जब नेतृत्व निस्वार्थ हो और जनता एकजुट हो तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सरदार पटेल की छवि एक कुशल, निडर और दृढ़ निश्चयी नेता की बन चुकी थी। अब भारत को उसका लौह पुरुष मिल चुका था, जो न झुका, न डरा, बस आगे बढ़ता रहा। बारडोली सत्याग्रह की घोषणा। 1928 में बारडोली सत्याग्रह की शुरुआत हुई। सरदार पटेल ने गांव-गांव जाकर किसानों से अपील की, ना डरें, ना झुके, हम कर नहीं देंगे। सरकार ने किसानों की जमीनें जब्त करना शुरू कर दिया। उनके मवेशी उठवा लिए गए, घर कुर्क किए गए, लेकिन कोई नहीं डरा। सरदार पटेल की रणनीति। सरदार ने एक मजबूत नेतृत्व संरचना बनाई। हर गांव में स्वयंसेवक नियुक्त किए गए। सरकारी अधिकारियों की हर चाल पर नजर रखी गई। उन्होंने गांव वालों से कहा कि कोई भी हिंसा नहीं करेगा। हमारा रास्ता सत्य और अहिंसा का है, लेकिन हमारी आत्मा अडिग है। उन्होंने कानूनी सहारा भी लिया। जहां जब्ती अवैध थी, वहां केस दायर किए गए। जन समर्थन और अखिल भारतीय ध्यान। बारडोली आंदोलन की गूंज अब पूरे भारत में फैल चुकी थी। गांधी जी, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जैसे नेता भी इस आंदोलन को समर्थन देने लगे। अखबारों में सुर्खियां बनी, बारडोली की धरती पर क्रांति की लहर। अध्याय 5: बारडोली आंदोलन और सरदार की उपाधि। कभी कभी एक आंदोलन सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं होता, बल्कि वो एक विचार, एक चेतना, एक पहचान का निर्माण करता है। बारडोली आंदोलन ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण था, जब वल्लभ भाई सरदार बने। वर्ष 1928। बारडोली की जमीन फिर से कांपने लगी। गुजरात का सूरत जिला और उसमें स्थित एक छोटा सा कस्बा बारडोली। यहाँ की जनता पहले से ही खेड़ा सत्याग्रह की प्रेरणा से जाग चुकी थी, लेकिन अब एक नई समस्या उत्पन्न हुई। ब्रिटिश सरकार ने भूमि कर, लैंड टैक्स 30% तक बढ़ा दिया, जबकि फसलें पहले से ही खराब थीं। लोगों की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल था, और सरकार उनसे ज्यादा कर वसूलना चाहती थी। सरदार पटेल का हस्तक्षेप। बारडोली के किसानों ने मदद के लिए वल्लभ भाई पटेल से संपर्क किया। वल्लभ भाई पहले तो शांत रहे। उन्होंने स्थिति का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पूरे क्षेत्र का सर्वेक्षण करवाया और पाया कि कर बढ़ाना अन्यायपूर्ण है। उन्होंने कहा, अगर सरकार अडिग है तो हमें भी एकजुट और दृढ़ रहना होगा। सरकार की हार और जनता की जीत। लगभग 6 महीने के अहिंसक संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार झुक गई। कर वृद्धि को वापस लिया गया और जिनकी जमीनें जब्त हुई थी उन्हें लौटाया गया। ये सिर्फ जीत नहीं थी, ये सत्य, अहिंसा और एकता की ताकत की पहचान थी। सरदार की उपाधि। बारडोली की महिलाओं ने जो इस आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी थी, वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। हमारा नेता अब सरदार है, हमारे आत्मबल का प्रतीक, हमारे सम्मान का संरक्षक। इसके बाद पूरा देश उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल कहने लगा। बारडोली आंदोलन ने सरदार पटेल को सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि भारत के जनमानस का प्रतिनिधि बना दिया। अब भारत जान चुका था, अगर कोई हमें संगठित कर सकता है तो वो है सरदार। अध्याय 6: गांधी जी के साथ सफर और कांग्रेस में योगदान। जब आत्मा सत्य की हो, विचार संगठन के हों और नेतृत्व सेवा का, तब राष्ट्र निर्माण होता है। गांधी जी और सरदार पटेल की जोड़ी ने यही करके दिखाया। गांधी जी और सरदार पटेल की नज़दीकी। वल्लभ भाई पटेल ने 1917 में जब गांधी जी के विचारों को अपनाया, तब से लेकर आज़ादी तक वे उनके सबसे विश्वसनीय सहयोगी बन गए। गांधी जी ने उन्हें कई आंदोलनों की कमान सौंपी और हर बार पटेल ने न सिर्फ आंदोलन को सफल किया, बल्कि लोगों के मन में संगठन और अनुशासन की भावना भी जगाई। कांग्रेस में सक्रिय भागीदारी। सरदार पटेल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। वे कई बार पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए योग्य माने गए,
मगर उन्होंने हमेशा गांधी जी की इच्छा को सर्वोपरि रखा। कांग्रेस में उनकी भूमिकाएं। संगठन सचिव के रूप में कांग्रेस के ढांचे को मजबूत किया, राजनीतिक प्रशिक्षण शिविरों का संचालन किया, कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC के मुख्य सदस्य रहे, ग्रामीण आंदोलनों के जरिए कांग्रेस को जन जन तक पहुंचाया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भूमिका 1930। जब गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने की बात कही तो सरदार पटेल सबसे पहले तैयार हो गए। वे गुजरात में नमक सत्याग्रह के प्रमुख नेता रहे। उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी गिरफ्तारी ने ही आंदोलन को और तेज कर दिया। उनकी गिरफ्तारी से पहले उन्होंने कहा था, अगर मैं नहीं रहूं तो संगठन ना टूटे, ये मेरा सबसे बड़ा योगदान होगा। 1931 कराची कांग्रेस अधिवेशन। सरदार पटेल ने कराची में कांग्रेस अधिवेशन का नेतृत्व किया, जहां बुनियादी अधिकारों का प्रस्ताव पास हुआ। ये भारत के भावी संविधान की नींव थी। यहां उन्होंने कहा, स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं, सामाजिक और आर्थिक समानता भी है। कांग्रेस को ग्रामीण भारत से जोड़ना। सरदार पटेल ने गांव-गांव जाकर कांग्रेस को जन आंदोलनों से जोड़ा। खेड़ा, बारडोली और गुजरात के दूर-दराज इलाकों से लेकर वे उत्तर भारत, महाराष्ट्र और बंगाल तक आंदोलनों को संगठन का रूप देते गए। उनका संगठन कौशल इतना मजबूत था कि कांग्रेस को एक विचारधारा से एक राजनीतिक शक्ति बना दिया। नेतृत्व का अनुशासन। सरदार पटेल का मानना था कि राजनीति में अनुशासन सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से हमेशा कहा, त्याग करो मगर उद्देश्य मत छोड़ो, झुको मत लेकिन संगठन को टूटने मत दो। गांधी जी के बाद सबसे दृढ़ नेता। धीरे धीरे कांग्रेस में सरदार पटेल की पहचान बनी। गांधी जी के बाद सबसे मजबूत और विश्वसनीय नेता। जहां गांधी जी आत्मा को जगाते थे, वहीं पटेल संगठन की हड्डियां मजबूत करते थे। कांग्रेस की ताकत गांधी जी की सोच और सरदार की योजना में थी। सरदार पटेल ने कांग्रेस को विचारधारा से जनांदोलन और जनांदोलन से आज़ादी की लड़ाई तक पहुंचाया। अध्याय 7 द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और विभाजन की आशंका। जब देश पर संकट आया तब सरदार पटेल ने आवाज नहीं, विचारों से लड़ाई लड़ी। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत की स्थिति 1939। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो ब्रिटिश सरकार ने बिना भारत की सहमति लिए हमें भी युद्ध का हिस्सा बना दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध किया। सरदार पटेल ने स्पष्ट शब्दों में कहा, अगर हमारी मंजूरी के बिना हमें युद्ध में झोंका जाएगा तो हम भी अपने तरीके से लड़ेंगे। उन्होंने ब्रिटिश नीतियों की खुलकर आलोचना की और कांग्रेस के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने नारा दिया, करो या मरो, भारत छोड़ो। सरदार पटेल इस आंदोलन के मुख्य रणनीतिकार थे। उनकी भूमिका, आंदोलन के गुप्त संचालन की योजना बनाई, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संगठित निर्देश दिए, आंदोलन के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी उठाई। हालांकि जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनकी रणनीति ने आंदोलन को जमीनी स्तर तक फैला दिया। हम जेल में हैं, लेकिन भारत की आत्मा आज़ाद है। सरदार पटेल 1942। आज़ादी की ओर बढ़ते कदम। 1945-46 में ब्रिटिश शासन कमजोर हो रहा था। सरदार पटेल ने संविधान सभा की भूमिका को समझा और भारत के स्वतंत्र भविष्य की नींव डालने में सक्रिय योगदान दिया। भारत का विभाजन, असहमति और समझौता। सरदार पटेल शुरू से ही भारत के विभाजन के विरोधी थे। उनका मानना था, हमें एकता में शक्ति दिखती है, बंटवारे में कमजोरी। लेकिन जब स्थिति हिंसक हो गई तो उन्होंने गांधी जी और नेहरू के निर्णय का सम्मान किया। व्यवहारिक नेता होने के नाते उन्होंने कहा, अगर विभाजन से देश बचेगा तो ये घूंट पी लेंगे, मगर फिर से इसे जोड़ने की जिम्मेदारी मेरी होगी। दंगे, अशांति और सरदार का दृष्टिकोण। 1946-47 के समय देश में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सरदार पटेल ने पुलिस और प्रशासन को निर्दयी नहीं लेकिन निष्पक्ष बनने की सलाह दी। उन्होंने कई बार गांधी जी से लंबी बातचीत की और कहा, आप दिल से जोड़ते हैं, मैं जमीन से। अध्याय 8 भारत की रियासतों का एकीकरण। लौह पुरुष की सबसे बड़ी विजय। भारत एक मंदिर है और मैं इसका पुजारी, इसे खंडित नहीं होने दूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
आज़ादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती। 15 अगस्त 1947 को भारत को तो आज़ादी मिल गई, पर देश एक नहीं था। भारत में कुल 562 रियासतें थीं, जिनके पास था अलग राजा, अलग कानून, अलग सिक्का और अपनी सेना। अगर ये रियासतें भारत में विलय नहीं करतीं, तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते। आज़ाद भारत की एकता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सरदार पटेल। सरदार पटेल को मिला गृह मंत्री पद। आज़ादी के बाद सरदार पटेल को भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया गया। उनके पास 3 बड़ी जिम्मेदारियां थीं: देश की आंतरिक सुरक्षा, रियासतों का एकीकरण, प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। विलय प्रक्रिया, समझदारी और संकल्प। सरदार पटेल ने रियासतों से संपर्क साधने के लिए वीपी मेनन को सचिव बनाया। दोनों ने मिलकर रियासतों से सीधे संवाद किया, उन्हें भारत की एकता के लिए राजी किया। जहां जरूरत हुई, दबाव और रणनीति भी अपनाई। ये राजनीतिक जोड़ तोड़ नहीं, ये राष्ट्रीय पुकार है। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, 3 सबसे कठिन चुनौतियां। 1. हैदराबाद, निजाम की जिद। हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय से इनकार किया और अलग इस्लामिक राज्य की बात की। सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, जिसमें सेना ने 5 दिन में हैदराबाद को भारत में मिला लिया। 2. जूनागढ़, नवाब की चालाकी। नवाब पाकिस्तान में मिलना चाहता था, जबकि जनता भारत के साथ थी। पटेल ने जनमत संग्रह करवाकर इसे भारत में शामिल किया। 3. कश्मीर, राजा हरि सिंह की उलझन। कश्मीर के राजा ने विलय में देर की, लेकिन पाकिस्तान के कबायली हमले के बाद विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। एक राष्ट्र, एक झंडा, एक संविधान। सरदार पटेल की रणनीति, धैर्य और संकल्प से भारत के सारे टुकड़े एकजुट हो गए। अगर सरदार न होते तो आज भारत सैकड़ों टुकड़ों में बटा होता। इस अध्याय का सार: 562 रियासतों को शांतिपूर्ण और रणनीतिक ढंग से जोड़ा। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर जैसी जटिल समस्याओं का समाधान। भारत की एकता और अखंडता के शिल्पकार बने सरदार पटेल। अध्याय 9, प्रधानमंत्री न बन पाने की कहानी और सरदार की दूरदर्शिता। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं है, देश की एकता और स्थिरता सर्वोपरि है। सरदार पटेल। कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़, 1946 का मोड़। भारत की आज़ादी की पूर्व संध्या पर वर्ष था 1946, और अब ये तय करना था कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस की परंपरा के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष ही आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बनता। इस पद के लिए थे 2 प्रमुख नाम: सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। गांधी जी की इच्छा और संगठन का फैसला, कांग्रेस की 15 में से 12 प्रांतीय समितियों ने सरदार पटेल के नाम का समर्थन किया। नेहरू को एक भी प्रस्ताव नहीं मिला, लेकिन नेहरू ने गांधी जी से व्यक्तिगत बातचीत कर अपनी इच्छा जताई कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। गांधी जी ने पटेल से कहा, जवाहर को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, आप तो संगठन की रीढ़ हैं। सरदार पटेल ने त्याग और अनुशासन का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत अपना नाम वापस ले लिया। कड़वाहट नहीं, कर्तव्य भाव। इस पूरे घटनाक्रम में ना कोई विरोध, ना नाराजगी, ना द्वेष। पटेल ने नेहरू के साथ पूरे सहयोग से काम किया। गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री और एकता के शिल्पकार बनकर। 2 नाविक एक ही नाव में हैं। भारत को किनारे लगाना ही उद्देश्य है। पटेल, नेहरू, सरदार की विचारधाराओं में अंतर। इन दोनों महापुरुषों की सोच में कुछ मतभेद भी थे। जैसे नेहरू जी आदर्शवादी, समाजवादी थे। पटेल जी यथार्थवादी, व्यवहारिक, राष्ट्रवाद दृष्टिकोण के थे। नेहरू जी की चीन नीति थी मित्रता पर जोर, पटेल जी की चीन नीति थी सतर्कता पर जोर। नेहरू जी की पाकिस्तान नीति थी नरमी, पटेल जी की पाकिस्तान नीति थी कठोरता। लेकिन इन मतभेदों को उन्होंने देश हित के लिए कभी टकराव में नहीं बदला। सच्चा नेतृत्व क्या होता है? पटेल ने साबित किया कि पद नहीं, कार्य ही पहचान बनाते हैं। जहां एक ओर नेहरू प्रधानमंत्री बने, वहीं पटेल भारत के शिल्पकार बन गए। नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन सरदार भारत को एक राष्ट्र बनाने वाले पहले पुरुष। इस अध्याय का सार: पटेल को बहुमत समर्थन मिला था, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं लिया।
गांधी जी की सलाह पर उन्होंने नाम वापस लिया। उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर देश को संभाला। विचारधाराओं में मतभेद के बावजूद देशहित को प्राथमिकता देना शुरू। अध्याय 10 अंतिम समय, निधन और लौह पुरुष की अमर विरासत। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, अब भारत को अपने मार्ग पर चलना है। सरदार पटेल। अंतिम वर्षों की स्थिति। स्वतंत्र भारत का निर्माण अब प्रारंभ हो चुका था। पटेल ने गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राज्यों का विलय, पुलिस प्रशासन और एकता सुनिश्चित की, परंतु इस महायोद्धा का शरीर अब थक चुका था। वर्ष 1950 में उनकी तबीयत लगातार गिरने लगी। दिल्ली में डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें विश्राम दिया गया, परंतु उनकी इच्छा थी शांत वातावरण में मुंबई जाना। इस अध्याय का सार। पटेल को बहुमत समर्थन मिला था, फिर भी उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं लिया। गांधी जी की सलाह पर उन्होंने नाम वापस लिया। उन्होंने नेहरू के साथ मिलकर देश को संभाला। विचारधाराओं में मतभेद के बावजूद देशहित को प्राथमिकता देना शुरू। अध्याय 10 अंतिम समय, निधन और लौह पुरुष की अमर विरासत। मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हुआ, अब भारत को अपने मार्ग पर चलना है। सरदार पटेल। अंतिम वर्षों की स्थिति। स्वतंत्र भारत का निर्माण अब प्रारंभ हो चुका था। पटेल ने गृहमंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में राज्यों का विलय, पुलिस प्रशासन और एकता सुनिश्चित की, परंतु इस महायोद्धा का शरीर अब थक चुका था। वर्ष 1950 में उनकी तबीयत लगातार गिरने लगी। दिल्ली में डॉक्टरों की निगरानी में उन्हें विश्राम दिया गया, परंतु उनकी इच्छा थी शांत वातावरण में मुंबई जाना। 15 दिसंबर 1950, एक युग का अंत। 15 दिसंबर 1950 को प्रातः मुंबई के बिरला हाउस में इस लौह पुरुष ने अंतिम सांस ली। उनकी उम्र थी 75 वर्ष। भारत शोक में डूब गया। नेहरू जी ने संसद में कहा, हमने आज राष्ट्र का महान रक्षक खो दिया। राष्ट्रीय शोक और श्रद्धांजलि, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। राजनीति, प्रशासन, किसान, मजदूर, हर वर्ग ने पटेल को श्रद्धांजलि दी। उनका अंतिम संस्कार गिरगांव चौपाटी पर हुआ, जहां राष्ट्र ने उन्हें विदाई दी। अमर विरासत, लौह पुरुष की पहचान। सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि उनके मजबूत निर्णय, निर्भीकता और राष्ट्रीय एकता के लिए दी गई थी। उनकी कुछ अमर उपलब्धियां: 562 रियासतों का एकीकरण, भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) की स्थापना, पुलिस ढांचे का सशक्तिकरण, राष्ट्र की सामूहिक सोच को एक दिशा देना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत की श्रद्धांजलि। 2018 में गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण हुआ। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह सिर्फ एक प्रतिमा नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की कृतज्ञता है, अपने उस निर्माता के प्रति जिसने भारत को भारत बनाया। यह मूर्ति केवल लौह की नहीं, लाखों भारतीयों के विश्वास की मूर्ति है। इस अध्याय का सार। पटेल ने जीवन के अंतिम समय तक देश की सेवा की। 1950 में उनका देहांत हुआ। राष्ट्र ने उन्हें लौह पुरुष के रूप में अमर किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उनके योगदान की प्रतीक है। आप सुन रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणादायक जीवन गाथा, सिर्फ रेडियो पाठशाला पर। एक ऐसे नेता की कहानी जिन्होंने अपने दृढ़ निश्चय, अडिग सोच और राष्ट्र प्रेम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांधा। सरदार पटेल चले गए, लेकिन उनकी सोच, उनका बलिदान और उनकी नीतियां आज भी हर भारतीय को प्रेरणा देती हैं। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि जब राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तब हर कठिनाई सरल हो जाती है। आइए, हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चलें और अपने भारत को और सशक्त, एकजुट और आत्मनिर्भर बनाएं। रेडियो पाठशाला पर ऐसे ही प्रेरणादायक इतिहास को जीवंत बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि सरदार पटेल की कौन सी बात ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। जय हिंद, वंदे मातरम।